अच्छा, तो आज हम लोग आए हैं सीएमए के बारे में डिस्कस करने के लिए। ध्यान से सुनो। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद क्योंकि हम लोग सभी 6 सेम दे चुके हैं और आशा करते हैं 6 सेम में किसी का बैक नहीं आएगा। जिस तरीके से परीक्षा हुआ है तुम लोगों का, 6 सेमेस्टर हो जाने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब विथ बीकॉम के डिग्री को लेके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो हम लोग देखो, अगर कोई साइंस पढ़ रहा है तो अगर साइंस में अच्छा है, अगर साइंस में स्टूडेंट अच्छा है तो वो सोचेगा कि साइंस का जो प्रोफेशनल कोर्स है उसको लेके आगे बढ़ा जाए। मतलब कि तुम्हारा हो गया बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, या फिर तुम्हारा डॉक्टरी का पढ़ाई कर लिया, ये सब कर सकता है। ठीक है, तो बीकॉम को लेके आगे बढ़ने के बाद हम लोग का जो प्रोफेशनल कोर्स आता है वो 3 प्रकार के होता है। जैसे कि पहला है सीए, दूसरा है सीएमए, तीसरा है सीएस। तीनों ही सेम कैटेगरी का है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। मतलब सीए, सीएमए और सीएस तीनों ही सेम कैटेगरी का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही 3 संस्था है, 3 संस्था 3 तरीके से काम कर सकता है या फिर काम करता है। देखो, पहले अगर हम लोग सीए करेंगे तो क्या फैसिलिटी है, सीएमए करेंगे तो क्या फैसिलिटी है और सीएस करेंगे तो क्या फैसिलिटी मिलेगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहले अगर हम लोग सीए करते हैं तो हम लोग क्या बनते हैं, ऑडिटर बनते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ऑडिट करते हैं। ऑडिट वो भी किस तरीके का, स्टैट्यूटरी ऑडिट हम लोग कर पाते हैं। ठीक है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब जहां पे हम लोग जनरली अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, टैक्स का ऑडिट भी हम लोग करते हैं। ठीक है। सीएमए को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या बन पाएंगे, कॉस्ट ऑडिटर बन पाएंगे। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट का ऑडिट करेंगे। यहाँ पे हम लोग आईडीटी माने इनडायरेक्ट टैक्स का ऑडिट कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे कि कुछ एरिया रहता है जहाँ पे सीए को भी अपॉइंट किया जा सकता है, सीएमए को भी अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे कि हो गया तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया, तुम्हारा एनवायरमेंटल ऑडिट। ये सब काम के लिए सीए और सीएमए दोनों को ही यूज किया जा सकता है। सीए का जो कोर्स है, मतलब फीस है थोड़ा ज्यादा है, सीएमए थोड़ा कम फीस में हो जाता है। और सीएस हो गया कंपनी का सेक्रेटेरिएट। हाँ, वो एकदम लॉ का डिपार्टमेंट हो गया, वो पूरा का पूरा लॉ का डिपार्टमेंट हो गया। वो लॉ को लेके ही ज्यादातर डील करता है। अब देखो, बात समझो, बीकॉम के बाद अगर तुम प्रोफेशनल में नहीं आना चाहते हो तो भी तुम्हारे पास कुछ रास्ता तो जरूर है। तुम यहाँ से तुम डायरेक्टली एमबीए कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें कम से कम 10 से 15 लाख का एक्सपेंसेस हो जाएगा और बदले में तुम्हें 30 से 50 हजार का सैलरी मिल जाएगा पर मंथ। 30 से 50 हजार के बीच में सैलरी मिल जाएगा। ठीक है ना। या फिर तुम बीकॉम का सर्टिफिकेट लेके या फिर बीकॉम करने के बाद तुम सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी अपीयर कर सकते हो और अपने आप को तसल्ली दे सकते हो कि हम लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब अगर मान लेते हैं कि मतलब वैकेंसीज आता है उसके हिसाब से, मतलब 1% से भी कम चांस तुम्हारा रहता है। मान लो कि 1000 का वैकेंसीज है, वहां पे 10 लाख फॉर्म फिलअप हो गया। ठीक है ना। उसके ऊपर तुम्हारा हो गया कि तुम अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन तुम्हें कम्पीट करना पड़ रहा है कहां से, कॉमर्स के स्टूडेंट से, आर्ट्स के स्टूडेंट से, साइंस के स्टूडेंट से, सबसे कंपेयर करना पड़ रहा है। और उसके बाद तुम्हारा हो गया कि क्वेश्चन पेपर हो गया लीक। ठीक है। जो परीक्षा तुम दिए हो उस परीक्षा के ऊपर केस हो गया है, या फिर तुम्हारा जो सीट है वो पहले से ही सेटलमेंट करके बिक चुका है। ठीक है ना। तो ये सब कारण के लिए मैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है थोड़ा सा हम लोग इसको साइड में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। वेयर एज तुम अगर एमबीए करोगे वहां पे भी चांसेस है तुम्हारा,
सीए, सीएमए, सीएस करोगे वहां पे भी तुम्हारा चांसेस है। अब देखो क्यों हम लोग सीएमए करेंगे, पहले समझ लो कि सीए अगर करना है, सीए अगर करना है तो 5 साल का कोर्स है, कोर्स 5 साल का है, लेकिन इसको खत्म करते करते एक एवरेज स्टूडेंट को कम से कम प्लस 2 ईयर को पकड़ के चलना पड़ेगा कि 7 साल तो लग ही जाएगा, 7 साल तो तुम्हें लग ही जाएगा। और बहुत ज्यादा हेडेक तुम्हारे पास होगा, बहुत ज्यादा हेडेक होगा, दिन में कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग कि 10 से 12 घंटा तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा टू बिकम ए सीए, ठीक है ना। सीए बनने के लिए इतना मेहनत तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वेरएज अगर हम लोग सीएमए का बात करें, सीएमए का बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट तो बोलता है 2 साल का, लेकिन फिर भी हम लोग प्लस माइनस 1 ईयर को लेके चलेंगे तो कम से कम 3 साल में ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो देखो कहाँ 7 साल का पकड़ रहे हो और कहाँ पे हम लोग 3 साल में कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और जो है सीए का जो पैकेज आता है और सीएमए का जो पैकेज आता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक मीडियोकर या फिर एवरेज स्टूडेंट का बात करें तो अगर वो यहाँ पे मान लो कि 1.5 लाख रुपए का पर मंथ का सैलरी रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे भी 1 लाख से लेके 1.2 लाख का पैकेज उसको पर मंथ मिल ही जाएगा, ठीक है ना, मिल ही जाएगा। अच्छा सीएस का भी वैसा ही है, इसके जैसा ही है। तो सीए करने के लिए तुम्हें कम से कम 7 साल अपना देना पड़ेगा, 10 से 12 घंटा देना पड़ेगा तब जाके, और 10 से 12 घंटा पूरा 7 साल ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, 7 साल ही 10 से 12 घंटा करके देना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे तुम आ जाओगे। और सीएमए में 3 साल पकड़ के चलते हैं, प्लस 1 ईयर पकड़ के चलते हैं, क्योंकि सीए से सीएमए थोड़ा सा इजी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इजी है। तो यहाँ पे 3 साल में, और मेहनत मतलब जहाँ पे यहाँ पे 10 से 12 घंटा, तो यहाँ पे 5 से 6 घंटा मेहनत करना ही पड़ेगा, 5 से 6 घंटा मेहनत। अगर हम लोग 6 घंटे को भी पकड़ के चलते हैं, मतलब सीएमए हमें 12 घंटा, सीएमए में हमें उसका हाफ 6 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 घंटा करके अगर हर दिन मेहनत करें और पूरा 3 साल करेंगे, 6 घंटा करके मेहनत करेंगे लेकिन 3 साल लगातार करेंगे, तब जाके हमारा सीएमए का जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 1.5 लाख और 1,20,000 में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 1-2 साल बाद जब तुम काम में लग जाओगे, 1-2 साल बाद तुम्हारा जो सैलरी होगा या फिर पैकेज होगा, हम लोग यहाँ पे पैकेज बोलते हैं, पैकेज इसके बराबर आ ही जाएगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड कहाँ पे करता है, डिपेंड तुम्हारा मेरिट और स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, मेरिट और स्किल के ऊपर। यहाँ पे 2 चीज होता है, एक तो है मेरिट और दूसरा है स्किल। अगर मेरिट मतलब तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास अगर कर रहे हो तो तुम्हारा मेरिट भी बहुत अच्छा है और स्किल भी बहुत हाई है, तो तुम्हारा पैकेज जो है 20 लाख का पैकेज आएगा, ठीक है ना, 20 लाख का पैकेज आएगा। अच्छा हाँ, मेरिट से मेरा मतलब है जो सीएमए फाइनल जो तुम पास कर रहे हो उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं। सीएमए का तीन कैटेगरी होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। सीएमए इसका 3 स्टेज होता है। नंबर 1 होता है फाउंडेशन, नंबर 2 होता है कि इंटर, और उसके बाद होता है तुम्हारा फाइनल, ठीक है ना। जो लोग क्लास 12 के बाद सीएमए या सीए परस्यू कर रहा है उसको फाउंडेशन देना पड़ता है, और तुम लोग 6 सेमेस्टर दे के आए हो मतलब ग्रेजुएट हो तो तुम्हारे लिए फाउंडेशन दरकार नहीं है, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट आओगे इंटर में, और इंटर में तुम्हें 2 ग्रुप देना पड़ता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में मेरा 4 पेपर रहेगा, ग्रुप 1 में 4 पेपर रहेगा और ग्रुप 2 में 4 पेपर रहेगा, ठीक है। पेपर के बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूं। और फाइनल में तुम्हें यहाँ पे भी मिलेगा तुम्हें ग्रुप 3 और ग्रुप 4, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 ग्रुप होता है, यहाँ पे भी 2 ग्रुप होता है, यहाँ पे भी तुम्हारा 4 पेपर रहेगा, यहाँ पे भी तुम्हारा 4 पेपर रहेगा। हाँ अच्छा, तो जहां पे मैं था कि अगर सीएमए फाइनल तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर रहे हो, और स्किल अगर तुम्हारा हाई है तो 20 लाख का पैकेज लगेगा सर। मतलब मैं
इजी में सैलरी बोल रहा हूं। अच्छा, अगर अगर तुम मल्टीपल मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट लगा रहे हो और स्किल भी तुम्हारा हाई है, मल्टीपल अटेम्प्ट लगा रहे हो मतलब ग्रुप 3 एक बार पास किए, ग्रुप 4 दूसरे बार में पास किए, या फिर ग्रुप 3 दो बार देके पास किए, ग्रुप 4 दो बार देके पास किए हो, लेकिन स्किल तुम्हारा हाई है, तब भी तुम्हें 15 से लेके 20 लाख का सैलरी या पैकेज मिल जाएगा आसानी से। तुम्हारा मल्टीपल अटेम्प्ट में तुम चल रहे हो लेकिन स्किल तुम्हारा लो है, तो तुम्हें 10 लाख का सैलरी या पैकेज ऑफर होगा। यहां पे बात समझो कि जो कंपनी तुम्हें हायर कर रहा है, जो कंपनी तुमको ले रहा है, रिक्रूट कर रहा है, वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, अपने आप तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है मतलब कंपनी को तुम्हें उतना का रिटर्न देना पड़ेगा। तो रिटर्न देने के लिए अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा स्किल लो है तो कंपनी को तुम्हें सिखाना पड़ रहा है, और सिखाना पड़ रहा है इसीलिए तुम्हारा पैकेज कम है। जब तुम अच्छे से सीख जाओगे तो तुम लेडर के थ्रू ऊपर भी आ सकते हो, ठीक है ना। लिमिट कुछ नहीं है, लिमिट कुछ भी नहीं है। 24 लाख, 28 लाख, 30 लाख का, 35 लाख का पैकेज सभी को माने हर साल मिलता है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास और स्किल भी बहुत हाई है और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उसको 27, 28, 30 लाख भी मिलता है। लेकिन उसके ऊपर में नहीं जा रहा हूं, मुझे एवरेज से एवरेज स्टूडेंट का बात करना है, ठीक है ना। और एवरेज का भी क्या खेल है मैं समझाऊंगा। अच्छा बात समझो, तो इंटर में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गया, फाइनल में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 हो गया। इंटर तुम कितना बार में अटेम्प्ट कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कितना अटेम्प्ट लगा रहे हो, फाइनल में कितना अटेम्प्ट लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा सैलरी, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा सैलरी, और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी तो मैं नहीं बोलूंगा, हार्ड भी नहीं है, कोशिश करने वाले का हार नहीं होता है। तुम्हें मानना पड़ेगा पहले दिन से कि आई कैन डू इट। अगर ये चीज तुम ठान लो तो तुम कर सकते हो, और जब तक तुम नहीं हार मानते हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा ही होगा। अब बात समझो क्यों यहां पे पढ़ के तुम्हारा फायदा होगा। देखो नंबर वन कि तुम्हें अच्छा क्या क्या करके तुम पास कर जाओगे ये पहले बता देता हूं, क्या करने से तुम पास हो जाओगे। नंबर 1 तुम्हें टाइमली जो तुम्हारा सिलेबस है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। नंबर 2 वीकली टेस्ट, या फिर वीकली नहीं भी हो रहा है तो मंथली टेस्ट करना पड़ेगा। अब टेस्ट को दो हिस्सों में मैं बांटा हूं, एक तो होता है ब्लॉक टेस्ट, एक मेरे पास होगा ब्लॉक टेस्ट और दूसरा होगा मॉक टेस्ट। ब्लॉक टेस्ट का मतलब आस्ते ब्लॉक टेस्ट का मतलब चैप्टर वाइज जाएगा और मॉक टेस्ट का मतलब फुल पेपर रहेगा। मतलब एग्जाम से पहले अगर कम से कम अगर तुम 2 मॉक टेस्ट भी दे दिए तो तुम्हारा काम हो गया। एग्जाम लगेगा कि मजाक चल रहा है, इतना इजी हो जाएगा। कम से कम 2 अगर फुल टेस्ट दे दिए तुम, 2 फुल टेस्ट अगर दे दिए तो इजी लगेगा ही लगेगा। नंबर 3 अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब अपना जो सराउंडिंग है, अच्छा सराउंडिंग नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे फ्रेंड जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये फ्रेंड जो तुम्हारा सर्कल है उसको चेंज करना पड़ेगा। बात ये समझो, तुम यहाँ पे हो और तुम सोच रहे हो मैं तो सर एवरेज हूं। क्यों सोच रहे हो ऐसा? क्योंकि तुम्हारे आसपास में जो लोग हैं ना जिससे तुम घुल मिल रहे हो वो तुम्हारे ऊपर ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि तुम अपने आप को एवरेज सोच रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फ्रेंड चेंज करो।
इस कोर्स में आओगे या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, अपना सराउंडिंग चेंज करना पड़ेगा। सराउंडिंग मतलब उससे ही बात करो, उससे ही घुल मिल जाओ जो तुमसे हायर लेवल में हो, ना कि तुमसे लोअर लेवल में हो। ऊपर के लोगों से मिलोगे तो तुम्हारा जो मेंटालिटी है वो चेंज होगा। ये खेल मेंटालिटी का ही है, ठीक है ना, खेल मेंटालिटी का ही है। कोई सचिन या क्या बोलते हैं विराट कोहली कभी 0-0-0-0 कर रहा है और लास्ट मैच में जाके बहुत अच्छा मार रहा है। हाल ही में हुआ है, हाल ही में कौन सा T20 वर्ल्ड कप में पूरा सीजन उसका खराब गया, सिर्फ फाइनल अच्छा गया। मेंटालिटी का ही खेल है। अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं खोना है। आई कैन डू इट अगर बोलोगे तो हो जाएगा, और इसको मानना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। इसका एक कहानी है कि एवरेज तुमको क्यों बोला जा रहा है। मान लो एक कहानी में बता रहा हूं, जैसे कि एक चील था, चील या बाज समझ रहे हो, ठीक है ना, चील या बाज जो भी समझो, वो एक दिन आके मुर्गी के घोंसले में अंडा देके गया। चील मुर्गी के घोंसले में आके अंडा देके चला गया, तो मुर्गी को क्या दिमाग है, वो क्या कर रहा है, वो अपने अंडे के संग भी उसको पाल पोस रहा है, बड़ा कर रहा है। बच्चा फूटा, समझ में मुर्गी को नहीं आया कि क्या है, अलग अलग क्या है, समझ में नहीं आया। तो मुर्गी का जो बच्चा है वो और चील का जो बच्चा है वो सभी मिलके दाना चुगने चला गया, ठीक है ना। चील का बच्चा थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, उसका बॉडी शेप चेंज हो रहा है, मुर्गी का भी बच्चे का बॉडी शेप चेंज हो रहा है। एक दिन चील का बच्चा बोला, मम्मी मुझे क्या पता है दाना चुगने के मन नहीं करता है, मुझे उड़ने का मन करता है, ठीक है ना। तो मुर्गी बोला, अरे रहने दे, तू क्या उड़ेगा, इतना सो तो पंख है, तू कैसे उड़ पाएगा, मेरा बच्चे लोगों का भी इतना ही पंख है, नहीं उड़ पाएगा, तू रहने दे, तू दाना चुग ले। और यही मेंटेलिटी के चलते 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 जिसको आसमान में उड़ना था वो अभी जमीन में दाना चुग रहा है। सोचो, बात समझ में आ गया। और इसी के चलते तुमको एवरेज बना दिया गया है। बस मेंटालिटी का खेल है। जब तक तुम सोचोगे कि मैं कर पाऊंगा तब तक ही तुम कर पाओगे। जब सोचना छोड़ दोगे कि मेरे से नहीं होगा, कहीं पे भी तुम चले जाओ, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं पे भी कुछ कर रहे हो, नहीं हो पाएगा तुमसे। मेंटालिटी का ही खेल है और किसी का खेल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बोल रहा था और कुछ है क्या यहाँ पे ग्रुप 1 में। अच्छा हाँ, जो मैं बोल रहा था, पहले तो हम लोग ग्रुप 1 का तैयारी करेंगे। ग्रुप 1 में तुम्हारा 4 पेपर होगा। ग्रुप 1 में 4 पेपर होगा। नंबर 1 तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। नंबर 2 तुम्हारा रहेगा कॉस्ट। मैं आगे पीछे लिख रहा हूं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डीटी रहेगा, मतलब टैक्स रहेगा, टैक्स DITX इसको बोलते हैं। DITX मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के संग इनडायरेक्ट भी रहेगा, इनडायरेक्ट भी रहेगा। IDT लिख देता हूं मैं यहाँ पे, शॉर्ट में हो जाएगा। और लास्ट में है मेरा लॉ, ठीक है। 4 पेपर है, चारों पेपर है 100-100 नंबर का है। 4 पेपर है 100-100 नंबर का है। और अगर क्वेश्चन पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो पहले सुनो। पहले 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 30, ठीक है। और 10 नंबर का 7 क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि 70 हो गया 100। पास होने के लिए तुम्हें हर एक पेपर में 40 चाहिए। नहीं सर, 40 सुनने में अच्छा लगता है, 40 नहीं चाहिए। 40 करके मिलेगा तो पास नहीं हो पाओगे। टोटल में तुम्हें 200 भी चाहिए, टोटल में तुम्हें 200 भी लाना पड़ेगा। तो मतलब इस सब्जेक्ट में 40 करके ला रहे हो तो कितना हो रहा है, 160 हो रहा है। पास हो गए? नहीं हो पाओगे। कितना चाहिए सर? 50 चाहिए। हर एक पेपर में तुमको 50 चाहिए। 50 तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा सर, लाना ही पड़ेगा। 50 करके लाना पड़ेगा। अब 50 कैसे लाओगे? 2 नंबर का 15 क्वेश्चन है, 30 नंबर है। सर 30 में 30 ला देंगे? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। 15 क्वेश्चन में तुम्हें 10 क्वेश्चन पास माने 10 क्वेश्चन ठीक करना है और 10 क्वेश्चन तुम कर पाओगे।
पास्ट एग्जाम के जो मेरा तजुर्बा है वहां से मैं बोल रहा हूं कि 30 में 30 नहीं हो पाएगा, 30 में 20 हो पाएगा सर। ठीक है, 10 मार्क्स का 7 क्वेश्चन है, क्या सर 10 मार्क्स का ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा? नहीं रहेगा सर, 7+3 8+2 रहेगा, 7+3 8+2 रहेगा। यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ना है, मैथ भी करना है, थ्योरी भी पढ़ना है, मैथ भी करना है। तो सर 7 का 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले? नहीं सर, पहले समझो कि क्या तुम्हें करना है। एग्जाम में जाने से पहले तुम्हें ABC एनालिसिस में सिखाऊंगा, और सिखाऊंगा सिर्फ नहीं, मैं बता दूंगा कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, मतलब कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन थोड़ी मैं बता पाऊंगा, लेकिन एक नंबर मतलब एक नंबर में कौन से चैप्टर से, 2 नंबर में कौन से चैप्टर से, 4 नंबर में कौन से चैप्टर से आएगा क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ठीक है ना, चैप्टर बता दूंगा। तुम्हें काम करना है ABC एनालिसिस, ये तुमको करना है, मैं हेल्प करूंगा सिर्फ। तुम्हें देखना है इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा बढ़िया सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्या मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाया? सर नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। पहले ही मैं पकड़ लेता हूं कि तुम एवरेज हो, जो कि तुम अपने आप को सोच रहे हो। मेरे हिसाब से कोई एवरेज नहीं होता है, सभी यूनिक होता है। तो अगर तुम अपने आप को एवरेज मान रहे हो और तुम बोल रहे हो कि सर मैं तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो सर टाइम का इशू है, तो टाइम का इशू मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, जहां पे मैं ब्लॉक टेस्ट लूंगा और मॉक टेस्ट लूंगा। 3 घंटा करके जो एग्जाम लूंगा, एक एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन करूंगा, एक पूरा 2 या 3 फुल मॉक टेस्ट लूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। अब तुम्हें 10 मार्क्स का जो 7 क्वेश्चन है, क्या 7 क्वेश्चन नहीं करना है? नहीं करना है सर, 7 क्वेश्चन करना ही नहीं है तुम्हें, तो सर 4 क्वेश्चन करना है, तुम्हें सर 4 क्वेश्चन करना है। और मैं बता दूंगा सिलेबस के हिसाब से कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें 4 क्वेश्चन देखना है, 4 चैप्टर को ध्यान में रखना है। 4 चैप्टर छोड़ो, तुम 6 चैप्टर को ध्यान में रखना है तुम्हें। 6 चैप्टर में से 4 को क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर 6 चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रिप या कमांड बना लेते हो, तो वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा विथ प्रॉपर टाइम। टाइम मुझे चाहिए कि 15 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा या 20 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेता हूं, तो यहाँ पे 4 × 10 मतलब 40, मतलब यहाँ पे 60। और अगर तुम ये 4 क्वेश्चन प्रॉपर टाइम में कर पाते हो, 15 मिनट 20 मिनट में कर पाते हो, तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा समय रहेगा। 20 नंबर उठाने के लिए 20 मिनट चाहिए, वो भी नहीं चाहिए सर। क्वेश्चन पर के टिक मारोगे, क्वेश्चन पर के टिक मारोगे, जहां पे लेंदी क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ देना है, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन छोड़ दो तुम। 5 क्वेश्चन तो करना ही नहीं है मुझे तो सिर्फ 10 क्वेश्चन करना है, जो कि पढ़ेंगे और आंसर में टिक मारेंगे। दूसरा बार सोचना एमसीक्यू मतलब ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा एमसीक्यू है, और पास्ट टर्म जो क्वेश्चन है हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे पिछले 5 साल का। पिछले 5 साल का ऑलरेडी मेरे पास है, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू तुम्हें 10 क्वेश्चन करना है, मतलब कि जो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के आंसर आ रहा है वही सिर्फ करना है, मतलब थ्योरी या फिर तुम्हें माने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगाना है, करना ही नहीं है तुम्हें। पहले ही छोड़ दो उसको, पहले जानना है कौन सा करना है, नहीं कौन सा छोड़ना है पहले जान लो। अगर कौन सा छोड़ना है पहले जानोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन का जो स्लॉट है वो छोटा हो जाएगा और तुम अपने ऊपर माने बहुत अच्छे से मेहनत कर पाओगे। तो 20 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट चाहिए, 4 क्वेश्चन करने के लिए 4 15 60 मिनट चाहिए। 1 घंटा 20 मिनट में कंप्लीट, 1.5 घंटा में कंप्लीट। बाकी बहुत टाइम है, क्या करोगे? सो जाओगे? पार्टी कर लोगे? नहीं सर, बाकी क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे सर। बाकी क्वेश्चन, अरे पूरा चैप्टर, पूरा तो सिलेबस ही हम लोग कंप्लीट किया है ना। मतलब जो 3 क्वेश्चन मुझे बढ़िया से नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम तो आता है, हाफ तो आता है, उतना ही करके आ जाओ, खत्म बात। तुम्हारे पास टाइम मिलेगा, तुम्हारे पास टाइम है, 1.5 घंटा टाइम है, 1 घंटा टाइम है, तुम आराम से जो 3 क्वेश्चन छोड़े हो, 3 क्वेश्चन के ऊपर कम से कम आधा घंटा करके टाइम लगा दो, हाफ तो हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो 10 में से 5 तो मिलेगा, अरे 5 नहीं मिलेगा 4 तो मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन में 3 4 12 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल गया। तो मैं सोच रहा था 60 के संग 12 72 चाहिए नहीं सर, 60 ही आ जाए काफी है मेरा, 60 ही आ जाए काफी है। 60 में एग्जेम्पशन होता है,
60 में 60 नंबर लाओ तो एग्जाम्शन मिलता है। और माने सीए सीएमए में एग्जाम्शन लाना अपने आप में काफी अच्छा बात होता है। एग्जाम्शन ला रहे हो मतलब अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे ट्रैक में हो, अच्छा तुम्हारा नॉलेज है, अच्छा तुम्हारा जो मेरिट है तुम्हारा अच्छा मेरिट है, ये माना जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे ताकि 60 ट्राई कर सके। 50 तो लाना ही लाना है, लेकिन हम लोग जैसे कोशिश करेंगे विथ एबीसी एनालिसिस प्रॉपर हम लोग का प्लानिंग से हम लोग कम से कम 60 लाना ही लाना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बोलो कोई क्वेश्चन, बोलो कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अच्छा देखो, जब हम लोग इंटर में जाएंगे, इंटर का जो ग्रुप 1 है ये तो ऑलरेडी मैं वहां पे लिखा हूं कि पेपर जो 5 है, पेपर 5 है वो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स रहेगा, लॉ एंड एथिक्स रहेगा, लॉ एंड एथिक्स रहेगा, लॉ एंड एथिक्स रहेगा। अच्छा, पेपर जो 6 रहेगा तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। पेपर जो 7 रहेगा तुम्हारा DITX रहेगा, DITX रहेगा, टैक्स। और कॉस्ट अकाउंट रहेगा, कॉस्ट अकाउंट रहेगा पेपर नंबर 8, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर है। अच्छा, ग्रुप 2 में आओगे तब पेपर नंबर 9 OMSM ऑपरेटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर नंबर जब 10 करेंगे हम लोग तो वहां पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मिलेगा तुम्हें, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग मिलेगा। पेपर नंबर 11 में FM एंड BDA बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ये बढ़िया एक पेपर है, ये वाला से जो पोर्शन है बढ़िया है, नया से इंक्लूड किया गया है। और हाँ, हम लोग जो CMA कर रहे हैं वो सिलेबस जो है 2022 का कर रहे हैं, ठीक है ना, एकदम न्यू। पेपर नंबर 12 जो है वो है MA मैनेजमेंट अकाउंट का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ग्रुप नंबर जब हम लोग फाइनल में आ जाएंगे, ग्रुप नंबर 3 में जो 4 पेपर मिलेगा तुम्हें, पेपर नंबर 13 जो मिलेगा तुम्हें कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ठीक है। पेपर नंबर 14 जो रहेगा वो रहेगा SFM मतलब कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर नंबर 15 जो रहेगा तुम्हारा वो है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल, ये वाला नया चीज है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। और ग्रुप 4 में जब हम लोग आएंगे पेपर नंबर 16 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, मैनेजमेंट ऑडिट। अच्छा, पेपर नंबर 17 में हम लोग जब आएंगे CFR वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके बाद पेपर नंबर 18 में जब हम लोग आएंगे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। पेपर नंबर जो 19 रहेगा ये हमें चूज करना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन में जाएंगे, ये वाला लेंगे, या रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जाएंगे, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को लेंगे। इन तीनों में से 1, 2, 3, इन तीनों में से तुम्हें कोई एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखो जब पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा, यहाँ पे वीकली तुम्हारा 3 क्लास रहेगा, 2 आवर करके रहेगा ही रहेगा। मेरा जो क्लास होगा तुम्हें यहाँ पे वीडियो मिलेगा प्लस लाइव क्लास मिलेगा डाउट के लिए। लाइव क्लास तो चलेगा ही चलेगा, डाउट क्लियरिंग भी हम लोग करेंगे और वीडियो पहले से मिल जाएगा अनलिमिटेड व्यू के संग।
अनलिमिटेड व्यू के संग तुम्हें मिल जाएगा। और जैसे कि मैं टेस्ट वेस्ट बोला हूं वो टेस्ट हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा जो स्कैनर है, स्कैनर मतलब पास्ट टर्म जो एग्जाम हुआ है वो स्कैनर फुल्ली सॉल्व रहेगा। प्लस तुम्हारा जो क्या बोलेंगे, मेरा जो पीडीएफ है, पीडीएफ का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो तुम्हारा स्टडी मैट है, स्टडी मैट है, ये पूरा सॉल्व होगा ड्यूरिंग द कोर्स। और इसके बाद जब हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन के टाइम में एमटीपी, आरटीपी, ये सब हम लोग करेंगे। ये सब मॉक टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब करने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे? अब तुम्हें अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है सिर्फ, और अपने आप को बैक करना है कि हाँ सर कर पाऊंगा या फिर कर लूंगा। हाँ, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं देना है। 6 घंटा डेली, 6 घंटा डेली। जब से तुम पढ़ाई चालू करोगे विद इन 1 और 2 वीक तुम्हें बुक मेरे तरफ से मिल जाएगा। बुक का जो पीडीएफ है, टोटल पीडीएफ तुम्हें मेरे तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब भर्ती होने जाओगे इंटर में, इंटर का कोर्स है तुम्हारा 23,100। इंटर का जो खर्चा है 23,100 है। फाइनल का जो खर्चा है वो 25,000 है। 25,000 के आसपास ये इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा सर, इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट तुम्हें बदले में क्या देगा सर? बदले में इंस्टीट्यूट तुम्हें देगा, सीए में इंस्टीट्यूट तुम्हें क्या क्या देगा? तुम्हें देगा स्टडी मैट दे देगा, बुक, स्टडी मैट जो होता है मतलब बुक दे देगा। अच्छा, तुम्हें ट्यूशन प्रोवाइड करवाएगा, वीकली थोड़ा ट्यूशन होगा, वहां पे भी जाके करना पड़ेगा। जो कि कर पाओगे तो अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं तो बोलता हूं कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन जाओ, जाके एनवायरमेंट को समझो, क्योंकि वहां पे 4-5 जन टीचर जब पढ़ाएगा, एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ज्यादा क्लास होगा नहीं वहां पे। लेकिन वहां पे एनवायरमेंट को समझने के लिए कितना वहां पे भर्ती है, कितना स्टूडेंट भर्ती हुआ है वहां पे, उन लोगों में से तुम्हारा कैसा पोजीशन है, कैसे तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो। टीचर लोग पहले ही बोलेगा कि माने अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वहां पे तो पहले पता चलेगा कि हम कितने पानी में है सर, क्या हम लोग बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ताकि उन लोगों से बीट कर पाए। ठीक है ना, देखोगे वहां पे तुम्हारे तरह ही लोग रहेगा और तुम्हारे से ज्यादा उम्र के लोग रहेगा, ज्यादा उम्र के लोग रहेगा। ठीक है ना, हाँ 30 या 35 ईयर, हाँ लोग रहेगा 35 ईयर का भी लोग रहेगा। ठीक है ना, तुम अभी एकदम फ्रेश हो, लेकिन इतना भी फ्रेश नहीं हो, क्योंकि 12th क्लास के बाद भी लोग गया है वहां पे, 12th क्लास के बाद भी लोग परस्यू करता है, और फाउंडेशन देने के बाद डायरेक्ट इंटर आ जाता है। वो ग्रेजुएशन करते ग्रेजुएशन के चलते ही वो लोग इंटर कर लेता है। तो उतना भी फ्रेश नहीं हो, लेकिन फ्रेश तो हो, कम से कम उम्र है, अभी उम्र है 3 साल देने के लिए उम्र है। ठीक है ना, वो देखो, कोशिश करो ताकि तुम कर पाओ आगे। ठीक है ना, और क्या बात है बोलो, और कुछ? इंटर हो गया, फाइनल हो गया, ये सब मैं बोल दिया, डिटेल्स देख लो, कुछ क्वेश्चन है तो बोलो।